कहानी की शुरुआत में हम मार्क नाम के एक अमीर और घमंडी बिजनेसमैन को देखते हैं। वो अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए अंटार्कटिका में एक वेडिंग डेस्टिनेशन खोलना चाहता है। इसी मकसद से वो एक प्राइवेट प्लेन से अंटार्कटिका जा रहा होता है। उसके साथ फ्लाइट में 2 और लोग होते हैं, एक वैज्ञानिक फोटोग्राफर लड़की जिसका नाम जिंग है और दूसरी एक रिसर्चर। जिंग एक शांत और गंभीर स्वभाव की लड़की होती है। वो ऑरोरा लाइट्स पर रिसर्च और फोटोग्राफी करने के लिए अंटार्कटिका जा रही होती है। मार्क स्वभाव से अहंकारी होता है और उसे खुद की तारीफ करना बहुत पसंद होता है। वो जिंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी मौसम अचानक इतना खराब हो जाता है कि आसमान घने अंधेरे में डूब जाता है। तेज बर्फीली हवाओं और खराब मौसम के कारण पायलट का प्लेन पर से कंट्रोल बिगड़ने लगता है। उनका प्लेन बर्फ के एक पहाड़ से टकराने वाला होता है, लेकिन पायलट किसी तरह से प्लेन को निकाल लेता है, मगर प्लेन पहाड़ से थोड़ा सा टकरा जाता है। इस टक्कर के कारण प्लेन के कुछ हिस्सों में आग लग जाती है और प्लेन की खिड़की हवा में उड़ जाती है और साथ ही तेज हवा में पायलट बाहर गिरकर मर जाता है और फिर प्लेन बिना पायलट के बेकाबू होकर एक सुनसान बर्फीले इलाके में क्रैश हो जाता है। यह हादसा इतना भयानक होता है कि किसी के बचने की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन किस्मत से मार्क जिंदा बच जाता है। वो बेहोशी की हालत में बर्फ पर पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो वो जल्दी से टूटे हुए प्लेन के अंदर जाता है। वो देखता है कि रिसर्चर लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो अभी हिल भी नहीं पा रही है। मार्क को वहाँ जिंग भी दिखाई देती है, जिसका पैर लोहे के भारी टुकड़े में बुरी तरह फंसा हुआ है। मार्क पहले रिसर्चर लड़की को प्लेन से बाहर निकालता है और फिर दोबारा प्लेन के अंदर जाता है। मार्क जिंग के पैर को लोहे के भारी टुकड़े के नीचे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जोर लगाता है बर्फ की सतह टूटने लगती है। अगर बर्फ टूटी तो पूरा प्लेन बर्फ के नीचे ठंडे पानी में चला जाएगा और ऐसा होने से उन दोनों की भी जान चली जाएगी। इसलिए घबराकर मार्क अपना सामान उठाकर प्लेन से बाहर आ जाता है, लेकिन जिंग की हालत देखकर उसको बुरा लगता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना फिर से अंदर जाता है और कड़ी मशक्कत के बाद वो जिंग का पैर बाहर निकालता है और फिर किसी तरह जिंग को प्लेन से बाहर निकाल लेता है। ठीक उसी समय बर्फ की सतह टूट जाती है और प्लेन पूरी तरह से बर्फीले पानी में समा जाता है। मार्क और जिंग घायल रिसर्चर के पास आते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुकी होती है। ये देखकर दोनों को बहुत दुख होता है। जिंग का पांव टूट गया होता है, जिस वजह से वो अब चल भी नहीं पाएगी। यहाँ चारों तरफ बर्फी बर्फ होती है। दूर दूर तक कहीं भी इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता। यहाँ उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है, जिससे वो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सके। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि शायद कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा, इसलिए उन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। अंटार्कटिका की ठंड बेहद खतरनाक होती है, जो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए सबसे पहले उन्हें ठंड से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशनी होगी। जिंग चल नहीं सकती है, इसलिए मार्क उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन जिंग उस मृत लड़की की बॉडी को अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि वो उस लड़की के बॉडी को उसके परिवार तक पहुंचाना चाहती है। इसलिए मार्क उसकी बात मानकर दोनों को एक स्ट्रेचर पर रखता है और उन्हें खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक बर्फीले पहाड़ से बर्फ का एक टुकड़ा गिरने लगता है। जिंग तेजी से मार्क से कहती है कि जल्दी से बर्फ में गड्ढा खोदकर हमें बचना होगा। मार्क उसकी बात मानकर तेजी से अपने दोनों हाथों से बर्फ खोदने लगता है। जिंग भी मार्क की मदद करती है और दोनों जल्दी से बर्फ खोदने के बाद गड्ढे में छुप जाते हैं और गड्ढे को स्ट्रेचर से ढक देते हैं और खुद को किसी तरह बर्फ के ढेर से बचा लेते हैं। हालांकि इस हादसे के बाद मार्क बेहद गुस्से में आ जाता है। वो जिंग से कहता है कि मैं इतने जरूरी काम के लिए जा रहा था और आज ही के दिन ये सब होना था। जिंग गुस्से में जवाब देती है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि पायलट को खराब मौसम में उड़ान नहीं भरनी चाहिए। दरअसल जिंग चाहती थी कि वो लोग कुछ दिन बाद सफर करें, क्योंकि उन्हें पहले ही बताया गया था कि अंटार्कटिका में मौसम खराब हो सकता है, लेकिन मार्क ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसलिए जिंग को भी इसी प्राइवेट प्लेन में जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्लेन अंटार्कटिका जल्दी नहीं जाता है। जिंग मार्क से कहती है कि तुमने जिद की थी और अब देखो हम सब फंस गए। अगर तुम कुछ दिन रुक जाते तो शायद पायलट और वो लड़की जिंदा होते। मार्क को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो गड्ढे से बाहर आता है और पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़कर फोन में मोबाइल नेटवर्क लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वो बहुत चीखने और चिल्लाने लगता है। तभी उसका पांव फिसलता है और वो पहाड़ की ऊंचाई से गिर जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। तभी उसे कुछ दूरी पर एक घर नजर आता है। ये देखकर मार्क खुश हो जाता है और जिंग के पास आता है। वो देखता है कि मरी हुई लड़की के पास कुछ गिद्ध थे जो उसे खा रहे थे।
उनमें से एक गिद्ध जिंग के पास आकर अपनी चोंच से हमला करने लगता है, लेकिन मार्क जल्दी से जिंग के पास आकर उस गिद्ध को भगा देता है। इसके बाद मार्क जिंग से कहता है कि हम इस हालत में मरी हुई लड़की को अपने साथ नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमें इसे यहीं बर्फ में दफना देना चाहिए। जिंग को भी ये सही लगता है, इसलिए मार्क उस लड़की को बर्फ में दफना देता है। फिर वो जिंग को कंधे पर उठाता है और उस घर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन मार्क जिंग को कंधे पर उठाकर ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता। अचानक वो बर्फीले ढलान पर संतुलन खो बैठता है और फिसल कर नीचे गिरने लगता है। जिंग भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। पहले से ही जिंग का पैर टूटा हुआ था और अब गिरने से उसकी हालत और खराब हो जाती है। जिंग के पाँव में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है, लेकिन मार्क हिम्मत नहीं हारता। वो किसी तरह जिंग को उठाकर उसे घर के अंदर ले जाता है। कुछ देर के बाद जिंग का होश आता है। जब वो अपने पैर को देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पाँव की हड्डी मुड़ चुकी है। कमजोरी और दर्द के बावजूद वो मार्क से कहती है, अगर मेरी पाँव की हड्डी को तुरंत सीधा नहीं किया गया तो मेरी जान भी जा सकती है। ये सुनकर मार्क घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर जिंग की मदद करने का फैसला करता है। वो उसके मुड़े हुए पैर को सीधा कर देता है, जिससे जिंग को बहुत दर्द सहना पड़ता है। इसके बाद मार्क घर के बाहर जाता है और वहाँ उसे एक जनरेटर दिखाई देता है। वो उसे तुरंत चला देता है, जिससे घर के अंदर रोशनी जल उठती है और हीटर भी ऑन हो जाता है। जब मार्क घर के अंदर लौटता है तो उसे वहाँ कुछ खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर और अन्य जरूरी चीजें मिलती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जिंग पैकेट्स की एक्सपायरी डेट देखकर बताती है कि इनमें से कुछ चीजें खराब हो चुकी है। वो कहती है कि यहाँ कोई 2 साल पहले तक रुका होगा और ये उन्हीं का बचा हुआ सामान है। इसके बाद जिंग मार्क को बताती है कि ऑरोरा स्टेशन यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। अगर हम किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं तो हमारी जान बच सकती है। ये सुनकर मार्क को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वो उत्साहित होकर जिंग से कहता है कि आखिरकार हम बच सकते हैं। लेकिन जिंग चिंतित होकर कहती है कि हमें बस इतना पता है कि ऑरोरा स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस दिशा में जाना चाहिए। फिर वो आगे कहती है, जनरेटर डीजल से चलता है और अगर हम इसे हर रात सबसे ठंडी घड़ी में रोज 8 घंटे के लिए चलाएं तो इसमें मौजूद डीजल सिर्फ 75 दिन तक ही चलेगा। इसका मतलब था कि 75 दिनों के भीतर वे सही रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो ठंड की वजह से उनकी मौत हो सकती है। लेकिन असली परेशानी ये थी कि उनके पास 75 दिनों तक का पर्याप्त खाना नहीं था। इसका मतलब था कि जिंदा रहने के लिए या तो उन्हें शिकार करना होगा या फिर मछलियां पकड़नी होंगी। अब उन्हें यहाँ पर रहते हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया था, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि जिंदा रहने के लिए अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। चौथे दिन मार्क जरूरी सामान लेकर उत्तर दिशा में ऑरोरा स्टेशन ढूंढने निकलता है, जबकि जिंग घायल होने के कारण घर में ही रुकती है। वह मार्क को बर्फ में घंटों चलने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ घर लौट आता है। जिंग उसे समझाती है कि बर्फ में उसकी रफ्तार लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इसलिए अगर उसे कुछ घंटों तक चलने के बाद भी अगर ऑरोरा स्टेशन ना दिखे तो वो शाम तक वापस लौट आए, नहीं तो वो रास्ता भटक सकता है। अगले दिन मार्क दोबारा मदद की तलाश में निकलता है और बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन ना तो चट्टाने पार करने से और ना ही ईस्ट दिशा में जाने से उसे कोई फायदा होता है। इस तरह 10 दिन बीत जाते हैं, इन्हें कोई मदद नहीं मिलती और खाने की आपूर्ति भी खत्म होने लगती है। दोनों बहुत कमजोर पड़ने लगते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। मजबूरी में वो पेंगुइन और सील का सूप बनाकर पीते हैं, लेकिन इसका स्वाद उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तब मार्क मछली पकड़ने जाता है और एक छोटी सी बर्फीली झील से मछली पकड़ने में कामयाब होता है, लेकिन जब वो उसे लेकर लौट रहा होता है तो अचानक बर्फ टूट जाती है और वो गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और 2 दिनों तक वो वहीं फंसा रहता है। उसे लगता है कि उसका अंत निकट है, लेकिन फिर उसे जिंग की याद आती है और वो सोचता है कि अगर वो ना लौटा तो जिंग का क्या होगा। ये सोचकर वो जोखिम उठाता है और अपने हथौड़े से बर्फ तोड़ते हुए किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जिंग 2 दिनों तक मार्क के ना लौटने से सोचने लगी थी कि शायद मार्क मर चुका है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। इधर घर का हीटर बंद होने से उसे असहनीय ठंड लगने लगती है। वो किसी तरह रेंगते हुए घर से बाहर आती है और जनरेटर तक पहुंचकर उसे चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चालू नहीं होता। ठंड और दर्द सहन न कर पाने के कारण वो खुद की जान लेने का फैसला करती है, इसलिए वो अपने हाथ की नस काट लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उधर मार्क बर्फ के गड्ढे से बर्फ तोड़कर किसी तरह बाहर निकलता है और तुरंत जिंग के पास पहुंचने के लिए घर की ओर दौड़ता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो जिंग को वहां ना पाकर घबरा जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि जिंग जनरेटर के पास बेहोश पड़ी है। मार्क घबरा जाता है और तुरंत उसे घर के अंदर ले जाकर उसके कटे हुए हाथ पर कपड़ा बांध देता है।
कुछ देर बाद जब जिंग को होश आता है तो मार्क उससे कहता है कि हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे, तुम हिम्मत मत हारो। वो जिंग से कहता है कि तुम वादा करो तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाओगी। जिंग को ये देखकर अच्छा लगता है कि मार्क उसकी कितनी फिक्र करता है। अगले दिन मार्क फिर से मदद की तलाश में निकलता है, लेकिन घंटों तक बर्फ में चलने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं मिलता। इस तरह उनको घर में रहते हुए 34 दिन हो चुके होते हैं। मार्क हर दिन बाहर जाकर उम्मीद करता है कि उसे अरोरा स्टेशन दिखे या फिर कोई इंसान दिखे जिससे वो मदद मांग सके, लेकिन अभी तक उसे कोई भी नजर नहीं आया होता है। इसलिए वो मदद ना पाकर रोज वापस घर चला आता है। एक दिन जब मार्क अरोरा स्टेशन को ढूंढने निकला होता है तो बीच रास्ते में उसे धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि इतने दिनों तक बर्फीली हवाओं में चलने, सूरज की तेज रोशनी और बर्फ के असर से उसकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ चुका होता है, जिससे उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई होती है। मार्क को समझ में नहीं आता कि वो कैसे घर जाएगा। उसे बहुत ही कम दिखाई देता है, फिर भी जैसे तैसे वो घर के पास पहुंचता है, लेकिन उसे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से उसे घर नजर नहीं आता है। घबराकर वो इधर उधर दौड़ते हुए जोर से चीखते हुए जिंग को बुलाने लगता है। जिंग उसकी चीख सुनकर रेंगते हुए बाहर आती है और उसे पुकारती है, जिससे मार्क आवाज के सहारे घर तक पहुंच जाता है। वो रोते हुए बताता है कि धूप और बर्फ के असर से उसकी नजर धुंधली हो गई है। ये सुनकर जिंग भी रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जिंग उसे सहारा देकर घर के अंदर ले जाती है। जिंग उसका पूरा ख्याल रखने लगती है और उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध देती है ताकि उसकी आंखों को ठंड से आराम मिल सके। ये पट्टी पतले कपड़े की होती है, जिससे उसे थोड़ा बहुत दिखता तो है, लेकिन मार्क की नजर अब भी धुंधली होती है। वहीं जिंग भी चलने की हालत में नहीं होती। इस मुश्किल वक्त में दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जिंग मार्क को गाइड करती है और मार्क घर का काम करता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। जिंग को पहले मार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब वो भी उसे चाहने लगी थी। कुछ दिनों के बाद मार्क को पहले की तरह दिखाई देने लगता है और वो फिर से बाहर जाने की तैयारी करता है और उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा होता है ताकि सूरज की रोशनी और बर्फीली हवाओं का सीधा असर उसकी आंखों पर ना पड़े। इसके बाद मार्क निकल जाता है। मार्क को आगे बढ़ते हुए एक जमी हुई झील में कई मछलियां दिखती हैं, जिन्हें वो देखने लगता है। तभी अचानक बर्फ टूटने लगती है। वो संभलने और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ लगातार टूटती जाती है और आखिरकार वो ठंडे पानी में गिर जाता है। तेज बहाव के साथ वो आगे बहने लगता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ पेंगुइन नजर आते हैं। वो उनका पीछा करता है और किसी तरह झील से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो आगे जाने की हालत में नहीं होता है। वो घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन उठने की हालत में नहीं होता है। वो अपने पांव भी उठाने में सक्षम नहीं हो पाता। फिर भी मार्क को ये अच्छी तरह से पता होता है कि किसी भी हाल में जिंग के लिए उसे घर पहुंचना होगा। वो जैसे तैसे उठता है और बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए किसी तरह वापस घर पहुंचता है। जैसे वो घर के अंदर आता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। जिंग तुरंत उसके पास आती है और उसे अपने सीने से लगाकर अपने पास सुलाती है ताकि उसे गर्म करके उसकी जान बचाया जा सके। अगले दिन जब मार्क उठता है तो देखता है कि जिंग उसके पास सो रही है। इस पल को मार्क महसूस करते हुए मुस्कुरा देता है और ऐसे ही वक्त बीतता है। उन्हें घर में रहते हुए 48 दिन बीत चुके होते हैं। पहले घमंडी रहने वाला मार्क अब जिंग के साथ रहकर और इस मुश्किल हालात में फंसकर जिंदगी का असली मतलब समझने लगा था। एक दिन मार्क को एक मेटेओराइट मिलता है और वो उत्सुकता से जिंग को दिखाता है, लेकिन जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये उल्का पिंड नहीं बल्कि इंसानों का ह्यूमन वेस्ट है। ये जानकर मार्क को उम्मीद बनती है कि अगर उस दिशा में आगे बढ़ें जहां से ये मिला है तो शायद उसे मदद मिल जाए। तभी जिंग की नाक से खून बहने लगता है, जिसे देखकर मार्क घबरा जाता है। जिंग मार्क से कहती है कि मेरी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई है, जिससे मेरी हालत बिगड़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके मैं मर जाऊंगी। वो मार्क से कहती है कि तुम मेरी चिंता छोड़ो और जल्द से जल्द मदद ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मार्क उसे एक कुर्सी पर बैठाता है और कहता है कि चाहे तुम किसी भी हाल में रहो, चाहे तुम मेरे साथ ना भी रहो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और इस दुनिया के अंत तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। ये सुनकर जिंग भावुक हो जाती है और पहली बार अपने दिल की बात मार्क से कहती है। वो कहती है कि अगर वो जिंदा बची तो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है और फिर दोनों रोते हुए गले लग जाते हैं। अगले दिन जब मार्क मदद की तलाश में निकलने वाला होता है तो जिंग उसे रोक कर कहती है कि वो वापस ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से मार्क को कुछ भी हो। लेकिन मार्क उसकी बात नहीं मानता और रोज मदद की तलाश में निकलता है और शाम तक घर वापस आ जाता है।
पर एक दिन जब मार्क आगे बढ़ रहा होता है तब उसे आखिरकार ऑरोरा स्टेशन दिख जाता है। वहां पहुंचकर वो लोगों से मदद मांगता और बताता है कि वहां पे एक लड़की है जिसे बचाना बहुत जरूरी है। मार्क उनके साथ गाड़ी में बैठकर जिस घर के अंदर जिंग है उस घर की ओर निकलता है, लेकिन जैसे वो घर के करीब पहुंचते हैं तो दूर से देखते हैं कि पहाड़ से एक बड़ा हिमस्खलन यानी बर्फ का विशाल ढेर घर की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर उन्हें अपनी गाड़ी घुमानी पड़ती है। तभी बर्फ का भारी ढेर घर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। जिस घर के अंदर जिंग मौजूद थी, मार्क चीख उठता है और सदमे में बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो ऑरोरा स्टेशन के अस्पताल में होता है। उसे जिंग की बहुत याद आती है। उसके पास जिंग की एक किताब होती है जिसके अंदर उसका लॉकेट रखा होता है। भावुक होकर मार्क स्टेशन के बाहर निकलता है और रात में मोटर बाइक लेकर उस जगह जाता है जहां वो घर है जिसमें वो दोनों कई दिनों से फंसे हुए थे। मार्क को वहां जिंग मिल जाती है। वो अभी भी जिंदा होती है। उसे सही सलामत देखकर मार्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार दोनों बच जाते हैं और यहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मार्क की जगह होते तो क्या जिंग को अकेला छोड़कर मदद के लिए चले जाते या उसके साथ रहने का फैसला करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।